गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी 12th क्लास एमपी बोर्ड अकाउंट की क्लास है आज। तो ये अकाउंट की आपकी फर्स्ट क्लास है। यहाँ पर आपको 12th क्लास में हिंदी मीडियम की अकाउंट कंप्लीट कराई जाएगी। वो भी जो 12th क्लास का एमपी बोर्ड का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस जो आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी कंप्लीट क्लासेस होंगी, जिसकी आपकी फीस है 100 रुपीज़ पर मंथ। यदि आप हमसे फिजिकली हमारी क्लास में यदि आप पढ़ते हैं तो इसकी फीस आपको 5000 रुपीज़ देना होगी। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको यही क्लास पूरी 100 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाली है। अब अभी आपको 7 क्लासेस जो हैं 7 डेज फ्री क्लासेस हैं। ये आपकी डेमो क्लासेस भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन ये फ्री क्लासेस है जिसको आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। आप सीधी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे ऐप के माध्यम से, जो कि अमित कॉमर्स कोचिंग, ये हमारा ऐप है। आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करें और उस पर 12th क्लास हिंदी मीडियम की क्लास से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 डेज आप फ्री क्लासेस लेंगे और इसके बाद आप उसको ज्वाइन करके 100 रुपीज़ पर मंथ पर आप अपनी पूरी क्लासेस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आप बहुत मिनिमम फीस या लोएस्ट फीस में बहुत कम कॉस्ट पर आपको ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। तो हमारे यहाँ पर देखेंगे क्लासेस में वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हम दोनों क्लासेस लेते हैं। सब्जेक्ट में भी कॉमर्स की क्लासेस है हमारे पास, मैथ्स की भी है, साइंस भी है, कंप्यूटर क्लासेस भी हैं जिनमें आपको सीपीसीटी डीसीए पीजीडीसीए क्लासेस भी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर अभी जो फर्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हुई है वो सिर्फ अकाउंट कॉमर्स की है और 12th क्लास। अभी सिर्फ 12th क्लास के बैचेस चालू हुए हैं। जब इनकी डिमांडेड बढ़ेगी तब आगे की दूसरी क्लासेस भी चालू होंगी। सबसे पहले आपके लिए 12th क्लास के लिए। और यहाँ और देखेंगे हम कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में, वो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का। और उस चैप्टर का नाम है गैर व्यापारिक संस्थाएं, या फिर हम इनको अलाभकारी संस्थाएं भी कहते हैं। इसका नाम है अलाभकारी संगठन, या फिर हम इसको गैर व्यापारिक संगठन की वित्तीय विवरण के नाम से भी जानते हैं। क्लास में यदि आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरा नंबर है 9340888674। वैसे मुझे पता है कि जब आप मेरी क्लासेस रेगुलरली देखेंगे, प्रतिदिन की क्लासेस आप देखते हैं, तो किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं आएगा। फिर भी यदि आपको आता है तो आप मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है अगली क्लासेस में आपको सॉल्व करा दी जाएगी, या व्हाट्सएप पे भी आपको रिटर्न रिप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पर आज हम पहला चैप्टर अपना पढ़ते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण। इनसे आशय क्या है, क्या कहलाते हैं गैर व्यापारिक संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाएं, अलाभकारी संगठन या अलाभकारी संस्थाएं क्या कहलाती हैं? तो ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज सेवा भावनाएं होता है, इस प्रकार की संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संगठन कहलाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो हमने आपको यहाँ दिया हुआ है कि ऐसी संस्था जिनका उद्देश्य क्या, लाभ कमाना है। उद्देश्य ये क्या लिखा है, उद्देश्य। जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि अपने सदस्यों की और समाज की सेवा करना होता है, ऐसी संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं।
जैसे कौन कौन सी हैं ऐसी संस्थाएं? पुस्तकालय हमारी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर आपको साल भर पढ़ने के लिए बुक्स प्रोवाइड कराती हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं, पुस्तकालय है हमारा। दूसरा आपका अनाथ आश्रम या अनाथालय है। तो यहाँ पर देखो, एक है आपका पुस्तकालय, है आपकी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप मिनिमम चार्जेस पर क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। बुक्स आपको मिलेगी साल भर के लिए और चार्जेस आपके क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। फिर आपका ये रंगमंच है, जहां पर विभिन्न प्रकार की क्रिया एक्टिविटी से समाज के लिए कुछ मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं, अच्छे मैसेजेस, और समाज के बेहाफ में ये काम किए जाते हैं। ये भी क्या कहलाते हैं? आपकी गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। ये लिखा हुआ आपका पुस्तकालय, अनाथालय, स्कूल, रंगमंच आदि सभी गैर व्यापारिक संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। अब इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है, यहां देखेंगे अपन आगे। देखो, इन संस्थाओं में जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जो व्यक्ति ज्यादातर रहते हैं, उनमें हम देखेंगे कौन कौन है। कुछ इस चैप्टर में कुछ हम शब्दावली का प्रयोग करेंगे, उन शब्दावली का हमें अर्थ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका पेशेवर व्यक्ति, है ना। ये पेशेवर व्यक्ति क्या कहलाते हैं, इसको हम देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ? पेशेवर व्यक्ति से आशय, पेशेवर व्यक्ति से आशय। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आय प्राप्त करते हैं, पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने दिमाग का, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आय प्राप्त करते हैं, वो पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे कि टीचर, ये आनंद कुमार हैं, जो कि एक टीचर हैं। इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई है ऋतिक रोशन ने, सुपर 30 के नाम से। आपने शायद मूवी देखी होगी, सुपर 30 के नाम से बनाई हुई है। तो ये टीचर है, ये क्या करते हैं? पढ़ाते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं। कोई चीज ना तो बेचते हैं ना कुछ खरीदते हैं, सिर्फ ये क्या करते हैं, मतलब यदि अपन सिंपल सी भाषा में बोले तो खड़े होकर मुंह चलाना है, लेक्चर देना है बस, और इतने में वो आय प्राप्त करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं पेशेवर व्यक्ति। और देखेंगे अपन डॉक्टर। अब डॉक्टर भी क्या है? क्या डॉक्टर किसी प्रकार की दवाई आपको बेचते हैं? नहीं। जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो आपको क्या करते हैं? आपको चेकअप करेंगे, आपको दवाई पर्ची पर लिख देंगे, और आप वो दवाई जाके कहाँ से? मेडिकल स्टोर से परचेस करते हैं। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग का उपयोग करके आपको दवाई लिखते हैं कि आपको किस तरीके की दवाई सूट करेगी, आप जल्दी ठीक होंगे, और वो आपको दवाई लिख के देते हैं। आप मार्केट से या आप मेडिकल से जाके दवाई परचेज कर लेते हैं। क्या डॉक्टर ने आपको कोई चीज़ बेची? नहीं। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं, जो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आय प्राप्त करते हैं। और देखेंगे अपन ये वकील हैं। वकील भी क्या करते हैं? आपको क्या कोई चीज़ बेचते हैं? कुछ भी नहीं। वो भी क्या करते हैं? आपका केस लड़ते हैं, जज के सामने आपकी दलीलें देते हैं, आपके लिए सही साबित करते हैं। सिर्फ वो भी क्या करते हैं? मुंह चलाते हैं और कुछ नहीं। जैसे मैं यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा हूँ, आपसे बात ही कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ना कोई चीज़ आपको बेच रहा हूँ, सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, अपनी सेवाएं मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये क्या कहलाते हैं? पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं सभी। तो पेशेवर व्यक्ति से आशय क्या है? ऐसे व्यक्ति जो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आय प्राप्त करते हैं, पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम और क्या है इसमें। हाँ, गैर लाभकारी संस्थाओं के उद्देश्य यहां पर है। उद्देश्य, तो आपको यदि कोई भी चीज लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आराम से लिख लें। ठीक है। तो ये क्या है आपके गैर लाभकारी संस्थाओं को उद्देश्य, क्यों ये संस्थाएं स्थापित की जाती हैं समाज में?
ठीक है, ये संस्थाएं क्या काम करती हैं, इनके उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला सेवा। पहला उद्देश्य क्या है, सेवा। हमने बताया ना, इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संस्था के सदस्य और समाज में सेवा भावना, समाज की सेवा करना, संस्था के सदस्यों की सेवा करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इनका उद्देश्य अपने सदस्य व समाज के सेवा करना, समाज की सेवा करना, ना कि लाभ कमाना। इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है, अपने संस्था के सदस्य और समाज की सेवा करना होता है, ना कि लाभ कमाना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कुछ की पॉइंट है यहाँ पर। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि संस्था के सदस्य और समाज की सेवा करना होता है। अगला देखेंगे अपन, दूसरा शिक्षा। एक है आपका शिक्षा, शिक्षा व संस्कृति। अगला उद्देश्य क्या है, शिक्षा व संस्कृति। इन संस्थाओं का उद्देश्य शिक्षा व भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना होता है। इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा व भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना होता है। अगला उद्देश्य देखते हैं हम नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाएं। ये संस्थाएं जो है अपनी सेवा द्वारा अन्य व्यक्तियों को अनार्थिक क्रिया करने हेतु प्रेरित करती हैं। क्या लिखा है अपना, ये संस्थाएं अपनी सेवा द्वारा अन्य व्यक्तियों को अनार्थिक क्रियाएं करने हेतु प्रेरित करती हैं। तो हमने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र में कि हमारे पास क्रियाएं दो प्रकार की है ना, एक अनार्थिक होती है। अनार्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं कहलाती हैं जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, और जो क्रियाएं पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, मतलब जो भी क्रियाएं हम पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं, पैसे के उद्देश्य से, तो वो कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। वो कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो हमने क्या बताया कि इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है, अनार्थिक क्रियाओं द्वारा अपने सदस्यों को सेवा करने हेतु प्रेरित करना। ठीक है, ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सभी थ्योरी आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाली। ठीक है, चल आगे नेक्स्ट। अब आता है आपका गैर व्यापारिक या अलाभकारी। गैर व्यापारिक या अलाभकारी संस्थाओं को या संस्थाओं की आय व्यय की मदद, ये है आपकी संस्थाओं की आय व्यय की मदद। कौन कौन सी संस्थाओं की आय व्यय की मदद होती है, तो देखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर कि हमारे इन संस्थाओं की आय की मदद कौन कौन सी। तो नंबर एक, यदि गैर व्यापारिक संस्थाएं कोई चीज बेचती नहीं है ना, तो फिर उनके पास पैसा कहां से आता है, क्योंकि संस्थाओं को चलाने के लिए या किसी भी व्यापार को चलाने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो व्यापार में तो लाभ होता है तो पैसा आ जाता है, लेकिन इन संस्थाओं में क्योंकि जब कुछ माल बेचते नहीं हैं तो लाभ की तो कोई बात ही नहीं है, फिर पैसा कहाँ से आता है। तो जिन संस्थाओं से या जिन स्रोतों से, जिन मदों से इनको आय प्राप्त होती है, उनको बोलते हैं हम इन संस्थाओं की आय की मदें। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की मदें कौन कौन सी हैं, नंबर वन, फर्स्ट क्या है आपका, प्रवेश शुल्क। ये शुल्क है, प्रवेश शुल्क। अब प्रवेश शुल्क क्या होता है, जैसे हम किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो हमें एडमिशन फॉर्म भरना होता है और उस एडमिशन फॉर्म की कुछ फीस देना होती है। जैसे स्कूल में एडमिशन फीस देना होती है, तो वो सब क्या कहलाती है, प्रवेश शुल्क। तो जो व्यक्ति इन संस्थाओं में सदस्य बनता है ना, प्रवेश लेता है, उनको कुछ शुल्क देना होता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रवेश शुल्क कहलाता है। मतलब संस्थाओं को प्रवेश शुल्क से आय की प्राप्ति होती है, वो उनकी आय की मद है। ठीक, अगला देखेंगे हम। अगला क्या है आपका, दान। क्योंकि संस्थाएं हैं गैर व्यापारिक संस्था हैं, समाज की सेवा के लिए काम करती हैं ना, समाज की सेवा के लिए और अपने संस्थाओं के लिए ये काम करती हैं। तो अच्छा काम करने की वजह से इनको समाज के व्यक्ति, संस्था के व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति दान देते हैं।
तो क्या करते हैं, दान देते हैं। तो ये भी इनकी क्या है, दान जो है वो इनकी आय की मद है। अगला, चंदा। इन संस्थाओं को क्या होता है, चंदे की प्राप्ति होती है, इनको चंदा मिलता है। तो चंदा भी जो है इन संस्थाओं का क्या है, आय की मद है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, सदस्यता शुल्क। अब जो व्यक्ति इन संस्थाओं में सदस्य बन जाता है, इस शुल्क लिखा हुआ है आपका, सदस्यता शुल्क। तो जो व्यक्ति इन संस्थाओं में सदस्य बन जाता है वो क्या करता है, हर महीने, 6 महीने में, 3 महीने में, वार्षिक, ऐसे कुछ भी उनका जो भी संस्थाओं का एक तरीका होता सदस्यों से शुल्क लेने का, ठीक है, उस आधार पर वो सदस्यों से शुल्क लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सदस्यता शुल्क। जो भी यहाँ पर सदस्य बन चुका है उनको मासिक, तिमाही, 6 माही या वार्षिक किसी भी आधार पर एक शुल्क देना होता है, उसको क्या बोलते हैं, सदस्यता शुल्क। तो यह भी इनकी आय की मद है। ठीक है, आगे देखेंगे अपन, सहायता। अब गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या करती हैं, अच्छे काम करती हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो इस वजह से इनको सहायता प्राप्त होती है। अच्छा, सहायता सरकार द्वारा भी दी जाती है और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भी प्रदान की जा सकती है। ज्यादातर जो सहायता है वो सरकार के द्वारा इनको प्रदान की जाती है। तो सरकार से सहायता में आर्थिक सहायता मिलती है, मतलब पैसा दिया जाता है, तो वो भी इनकी क्या होगी, आय की मद कहलाएगी, हमारी गैर व्यापारिक संस्थाओं की। आगे देखेंगे, विनियोग से आय। एक्चुअल में ये संस्थाएं क्या करती है, इनके पास जो पैसा आता है, मान लो सरकार से इनको 50,000 रुपए मिल गए, सदस्यों से आपको 10,000 रुपए मिले, मान लेते हैं चंदे के आपको 1,000 रुपए मिल गए, 10,000 इससे मिल गए, दान के भी आपके 10,000, 10,000 रुपये आपको दान की मिली। प्रवेश शुल्क मान लेते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा मोटा हिसाब, किससे भी आपको कितना मिला, 10,000, और टोटल यहां पर आप देखोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 90,000 रुपये। तो ये संस्थाएं क्या करती हैं, अपना पूरा पैसा उठाकर एक जगह कहीं विनियोग कर देती हैं। मान लेते हैं हमने कि संस्था ने अपना पैसा जो है वो बैंक में विनियोग किया, तो बैंक क्या करती हैं, इनके लिए कुछ ब्याज देते हैं। यदि बैंक में स्थायी रूप से जमा कर देते हैं लंबे समय के लिए तो ज़्यादा ब्याज मिलता है, और कम समय के लिए जमा करते हैं तो इनको ब्याज कम मिलता है, लेकिन ब्याज मिलता है। तो जब क्या करती हैं ये संस्थाएं, हम अभी यहाँ पर देखेंगे विनियोग से आए, तो ये संस्थाएं क्या करती हैं, जब बैंक में ब्याज प्राप्ति के उद्देश्य से या फिर कहीं किराया प्राप्ति के उद्देश्य से, है ना, ये पैसा कहीं और लगा देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं विनियोग। तो विनियोग से जो आय होती है वो भी इन संस्थाओं की क्या होती है, आय कहलाती है। विनियोग से आय, तो जैसे ब्याज मिलना, ये भी विनियोग से आय कहलाएगा। तो यदि हम विनियोग की बात करते हैं तो विनियोग क्या कहलाता है, आय कमाने के उद्देश्य से कहीं दूसरी जगह लगाया गया पैसा विनियोग कहलाता है, सिंपल सी भाषा में। तो इनको क्या होता है, विनियोग से आय की प्राप्ति। आगे देखेंगे हम यहाँ पर, अब आय की मदद देखने के बाद हम देखेंगे इन संस्थाओं के पास जो पैसा आता है, इतना पैसा आ रहा है ना, सदस्यों से मिला, चंदा मिला, गैर व्यापारिक संस्थाओं सहायता मिली, दान मिला, इन सब पैसों का ये संस्थाएं क्या करते हैं, यदि विनियोग किया तो पूरा पैसा विनियोग नहीं करती, कुछ पैसा ये क्या करते हैं अपने पास बचा लेती हैं, या फिर कुछ पैसा विनियोग करते हैं, या तो इनने बोला है कि जो पैसा इनके पास है वो उसको क्या करती, कहाँ पर वो व्यय करती, खर्च कहाँ करती। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं की व्यय की मदें, मतलब कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया जाता है, वो मदें हमें देखना है। तो नंबर 1 सबसे पहले यहां पर देखेंगे किराया। यदि गैर व्यापारिक संस्थाओं का खुद का प्रीमाइसिस, बिल्डिंग, भवन खुद का नहीं है, किराए पर लेकर रखा हुआ संस्था खोलने के लिए, तो संस्था को किराया देना होगा। ये इनकी क्या है, व्यय की मद, खर्च जहां पैसा ये करते हैं। दूसरा, वेतन। भाई संस्था में कुछ ना कुछ कर्मचारी लगे होंगे, सफाई वाले लगे होंगे, या फिर पढ़ाने वाले या डॉक्टर से रिलेटेड हैं, कुछ भी होंगे। तो यदि संस्था में कुछ कर्मचारी हैं
जो कुछ काम करते हैं संस्था को, उनको मासिक वेतन देना होता है, तो जो वेतन है वो भी क्या कहलाएगी, इनकी खर्च की मदें कहलाएंगी। और कभी कभार ये संस्था अपने यहाँ पर कुछ काम कराते रहते हैं, छोटे मोटे काम कराते, उसके लिए कर्मचारी नहीं रखते बल्कि मार्केट से मजदूर लेके आते हैं, तो उनको मजदूरी देना होती है। तो ये भी क्या है, मजदूरी क्या है, उनका एक व्यय की मद है। फिर आता आपका अखबारी खर्च, मतलब ये संस्थाएं क्या होती हैं, सरकार की योजनाएं, समाज में क्या एक्टिविटी चल रही है, हमारे देश में क्या हो रहा है, किस तरीके की गतिविधियां हैं। जैसे अभी कोरोना काल में आपने देखा कि कितने व्यक्ति परेशान थे, तो ऐसी संस्थाओं ने उन व्यक्तियों की मदद की है। ठीक है, तो अब कहाँ से मिलती है उनको ये जानकारी कि कौन परेशान, न्यूज बताती है ना, ये समाचार पत्र हमें बताते हैं, इन संस्थाओं को जानकारी देते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से। तो इनके पास समाचार पत्र आते हैं, तो उसका समाचार पत्र की जो खर्च है वो भी इनकी व्यय की मद है। स्टेशनरी, ये संस्थाएं क्या करती हैं, अपना पूरा हिसाब किताब रखती हैं, और उस हिसाब किताब को रखने के लिए इनको कुछ रजिस्टर, पेंसिल, पेन आदि स्टेशनरी खरीदना होती है, तो वो भी इनका क्या है, स्टेशनरी भी क्या है, खर्च है। फिर आता आपका खेल कूद के व्यय, तो इन संस्थाओं द्वारा सामाजिक गतिविधियों के लिए, समाज के बेहाप में, समाज के लिए कुछ काम किए जाते हैं, तो समाज में बच्चे भी रहते हैं, कुछ वो खेल से संबंधित गतिविधि करवाते हैं, तो उसमें खेल कूद के व्यय मतलब कुछ खर्च है, जैसे गेंद, बैट बॉल खरीदना, गेंद, नेट खरीदना, इस तरीके की एक्टिविटी करवाते हैं, तो ये सब खरीदना होता है, वहां पर भी इनका पैसा खर्च होता है, तो ये क्या कहलाती है, व्यय की मद है। फिर है मरम्मत, हो सकता है भवन की मरम्मत कराना हो, या कोई संपत्तियां हो इन संस्था की, तो इन संपत्तियों की मरम्मत कराना हो, तो ये भी इनकी मरम्मत जो है वो भी क्या है, व्यय की मद कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय और व्यय की मद है। तो सीधा सीधा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय व्यय की मदों को बताइए, या 5-5 मदों के नाम लिखिए। तो आपको सीधा ये 5 मदें लिखना है और कुछ नहीं, प्रवेश शुल्क, दान, चंदा, सहायता, सदस्यता शुल्क, है ना, विनियोग से आय, ये सब मदें आपको लिखना है। ऐसे वो पूछ सकते हैं कि आपको गैर व्यापारिक संस्थाओं की किन्हीं 5 व्यय की मदों के नाम लिखिए, हो सकता है दोनों पूछ ले या फिर एक पूछें। तो यदि व्यय की मदें बताती हैं तो वही किराया, अखबार खर्च, वेतन, मजदूरी, मरम्मत, है ना, स्टेशनरी, ये सब आपके क्या आ जाएंगी, व्यय की मदें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आगे देखेंगे, अब देखते हैं हम रोकड़ पद्धति के अंतर्गत, तो या गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, खोले जाने वाले खाते, है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं कि रोकड़ पद्धति के अंतर्गत या गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा खोले जाने वाले खाते। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, यहाँ पर द्वारा लिखना पड़ेगा, लिखा नहीं, द्वारा, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा खोले जाने वाले खाते, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा खोले जाने वाले खाते। तो कौन कौन से खाते खोलती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इनका पहला खाता जो होता है गैर व्यापारिक संस्थाओं का, वो होता है आपका प्राप्ति भुगतान खाता। पहला खाता क्या खोलती हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं, प्राप्ति भुगतान खाता। इसके बाद दूसरा खोलती हैं आय व्यय खाता। दूसरा खाता कौन सा आ जाएगा इनका, आय व्यय खाता। और तीसरा जो है, लेकिन एक खाता नहीं है, एक खाता नहीं है, ये क्या है, विवरण पत्र कहलाता है। चिट्ठा क्या कहलाता है एक्चुअल में, विवरण पत्र। तो खाते तो दो होते हैं, खाते क्या होंगे, एक आपका प्राप्ति भुगतान खाता, दूसरा आपका आएगा आय व्यय खाता, और तीसरा जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, विवरण पत्र कहलाता है। एक खाता नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा खोले जाने वाले जो खाते हैं वो कितने, दो हैं, एक प्राप्ति भुगतान खाता, दूसरा आय व्यय खाता, और तीसरा होता है जो है खाता ना होकर वो विवरण पत्र होता है, जिसका नाम होता है आपका चिट्ठा, या इसको हम बोलते हैं स्थिति विवरण,
है ना, स्थिति विवरण भी इसको अपन कहते हैं। आगे प्राप्ति भुगतान खाता। अब प्राप्ति भुगतान खाता होता क्या है, पहले हम इसको समझ लें, फिर आगे इसके हम सवाल करेंगे। तो अभी तक आपको जो थ्योरी बताई गई है, यदि आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप एक बार हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप पे आप भेजेंगे तो हम अगली क्लास में कल आपको बता दें। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है, इससे आशय क्या है। तो पहला, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात, क्या है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात रोकड़ पुस्तक की सहायता से सर्वप्रथम प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है। मैंने बोला है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात और रोकड़ पुस्तक की सहायता से, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव कि गैर व्यापारी प्राप्ति भुगतान खाता किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या है आपका, रोकड़ पुस्तक। तो यहाँ पर देखेंगे कि गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा एक निश्चित अवधि के पश्चात रोकड़ पुस्तक की सहायता से यह खाता या प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है। यह एक वास्तविक खाता है, क्योंकि रोकड़ क्या होती है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और आय व्यय खाता। तो जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो क्या है, आपका वास्तविक खाता होता है। इसके डेबिट पक्ष में क्या होगा, प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में, और डेबिट को हम बोलते हैं नाम, मतलब नाम पक्ष भी कहते। तो समस्त प्राप्तियां ना, प्राप्ति भुगतान खाते की डेबिट पक्ष में हम क्या लिखेंगे, समस्त प्राप्तियां, और क्रेडिट पक्ष में समस्त भुगतान। क्रेडिट पक्ष को अपन क्या बोलते हैं, जमा पक्ष। ये क्या है, जमा पक्ष कहलाता है। क्रेडिट पक्ष को अपन जमा पक्ष भी कहते हैं। तो इसके क्रेडिट पक्ष में समस्त भुगतानों को लिखा जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ष से संबंधित हो, है ना, क्या है, चाहे वह किसी भी वर्ष से संबंधित है। यदि आपको पैसा मिल रहा है तो हम प्राप्ति में लिखेंगे, और पैसा जा रहा है तो हम कहां लिखेंगे, भुगतान पक्ष में लिखेंगे। आगे, यह खाता प्रारंभिक रोकड़ से या बैंक शेष से, यह खाता प्रारंभिक रोकड़ या प्रारंभिक बैंक शेष से प्रारंभ होता है, एवं अंतिम रोकड़ बैंक या रोकड़ शेष यहां पर लिखा शेष। ठीक, तो अंतिम रोकड़ शेष छोड़ता हुआ ये क्या हो जाता है, बंद। तो यहां पर हमने क्या देखा कि आपका जो प्राप्ति भुगतान खाता है उसमें हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। यहां पर हम इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा, एक फॉर्मेट प्राप्ति भुगतान। तो लेफ्ट हैंड साइड के खाते के लेफ्ट हैंड साइड का ये क्या कहलाता है, डेबिट साइड। तो जितनी भी प्राप्ति होंगी वो हमें सब कहाँ लिखना है, डेबिट में। जितना भी पैसा किसी भी वर्ष से संबंधित हो, यदि पैसा आ रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और पैसा यदि जा रहा है संस्था से तो कहाँ लिखेंगे अपन, भुगतान पक्ष में। ये भुगतान पक्ष कहलाता है। मतलब संस्था से पैसा जाएगा तो कहाँ लिखना है, भुगतान में, और पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट पक्ष। इस संस्था इस खाते का आशय था। आगे देखेंगे हम। अब जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा हुआ है थ्योरी में, इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी अभी अपन ने थ्योरी देखी है, इस थ्योरी से संबंधित कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो एक बार आप ट्राई करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है इसी से संबंधित है सब। तो देखेंगे पहला, फर्स्ट, प्राप्ति भुगतान खाता सारांश होता है। क्या है पहला क्वेश्चन, प्राप्ति भुगतान खाता सारांश होता है। किस चीज का सारांश होता है, तो आपके पास विकल्प दिए हुए हैं, बैंक खाते का,
रोकड़ खाते का, आय व्यय खाते का और चिट्ठे का। ठीक है, तो प्राप्ति भुगतान खाता किस चीज का सारांश होता है? अब भी थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया है, इसके आशय में प्राप्ति भुगतान खाते के आशय में आपको पढ़ाया है। तो क्या है इसका आंसर? रोकड़ खाता। प्राप्ति भुगतान खाता किसका सारांश होता है? रोकड़ खाते का। अगला क्वेश्चन देखें हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? गैर व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। तो पहली लाइन में जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, वहीं पर आपके लिए बताया था कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य सेवा भावना होता है, ना कि लाभ कमाना। मतलब अपने सदस्य और समाज की सेवा करना होता है। तो यहां पर देखते हैं अपने पास विकल्प में क्या है। समाज सेवा, लाभार्जन या लाभ कमाना होता है। फर्स्ट, पहला एवं दूसरा दोनों, मतलब समाज सेवा भी करना और लाभ भी कमाना, क्या दोनों? और इनमें से कोई नहीं। तो पहला आपका ऑप्शन सही है। क्या आएगा इसमें? समाज सेवा। गैर व्यापारिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? समाज सेवा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। तो प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता किसके द्वारा बनाया जाता है? कौन बनाता है इसके लिए प्राप्ति भुगतान खाते को? वो भी हम देखते हैं। फर्म के द्वारा बनाया जाता है क्या? एकाकी व्यापार के द्वारा बनाया जाता है क्या? कंपनी द्वारा बनाया जाता है या गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा? जो आप सोच रहे हैं वही सही है। कौन सा है? गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है गैर व्यापारिक संस्थाएं। तो प्राप्ति भुगतान खाता जो तैयार करते हैं, बनाते हैं, वो कौन बनाता है? गैर व्यापारिक संस्थाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गैर व्यापारिक संस्था कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं? ठीक है, गैर व्यापारिक संस्थाएं जो है वो किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा जो पद्धति का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? देखेंगे अपन। दोहरा लेखा पद्धति, भारतीय बही खाता पद्धति, रोकड़ पद्धति या इखरा लेखा पद्धति। तो क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में कोई भी लेन देन उधार नहीं होता, जितने भी लेन देन होते हैं वो सभी नगद होते हैं। जैसे आप कभी डॉक्टर के यहाँ, किराने के यहाँ, तो आप मंथली, महीने का आप किराने का सामान लेते हो और महीने में उनको पेमेंट देते हैं। ठीक है, हर महीने आप उनको क्या करते हैं? पेमेंट देते हैं। दूध वाले से आप महीने भर दूध लेते हैं और फिर लास्ट में दूध का पेमेंट करते हैं। उधारी चलती है। लेकिन गैर व्यापारिक संस्था में किसी प्रकार की कोई उधारी नहीं चलती। आप डॉक्टरों के यहाँ कभी ऐसा नहीं करते कि महीने भर इलाज करा रहे हैं और फिर महीने के अंत में उनको पेमेंट दे रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है? जितने भी लेन देन होते हैं गैर व्यापारिक संस्था में, सभी क्या होते हैं? नगद होते हैं। इसलिए गैर व्यापारिक संस्था में रोकड़ पद्धति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उधार लेन देन नहीं होते हैं। इसलिए क्या है यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? रोकड़ पद्धति। ठीक, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो रोकड़ पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट। अब यहां देखो आगे हमें क्या देखना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। आपको यदि हम दो चीजें समझा दें तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि आप 11वीं क्लास पढ़ के आए हैं। तो आपको इतना तो मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड का डेबिट्स कहलाता है और राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है? आपका क्रेडिट पक्ष कहलाता है। तो इस सवाल में हमें बनाना क्या है? प्राप्ति भुगतान खाता, ये लिखा हुआ है ना। क्या बनाना अपन के लिए? प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करना। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। एक पुस्तकालय के खाते से प्राप्त निम्न सूचनाओं से वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाई। तो देखो अभी तक हम आपको एक मेन चीज महत्वपूर्ण ये बता दें कि जितने भी थ्योरी या सवाल हैं, तो थ्योरी या सवाल आप इसका कॉन्सेप्ट समझें। किताब आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, किताब में इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं, आप कोई भी किताब उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपना कोर्स रहेगा खत्म होने के, भाई कब खत्म हुआ चैप्टर, कितने क्वेश्चन हो गए, आपके चैप्टर के पूरे क्वेश्चन हुए कि नहीं, इसलिए हम एक किताब अभी चला रहे हैं सिर्फ, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस शिवलाल की बुक है। शिवलाल की बुक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ज्यादातर
मैक्सिमम चीजें आपकी बोर्ड की सिविलाल की बुक से कवर हो जाती हैं, इसलिए इस बुक को हमने लिए। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, आप क्वेश्चन को समझो, उनकी मेथड को समझो, किसी भी सवाल को किसी भी बुक से आप सॉल्व करें। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस में आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अभी क्या देख रहे हैं, सिविलाल का एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का पहला। कौन सा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल, फर्स्ट चैप्टर की एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है। हम सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे यहाँ A to Z, आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक पुस्तकालय के खातों से प्राप्त निम्न सूचनाओं से वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता तैयार कीजिए या बनाइए। क्या क्या सूचनाएं दी हमारे पास, सूचनाएं क्या क्या उपलब्ध है हम वो देखेंगे। आपको यदि क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, और वैसे हम पढ़ भी रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, हस्तस्थ रोकड़ 1 अप्रैल 2016 एक प्रारंभिक रोकड़ कहलाने, 1 अप्रैल, क्योंकि हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, इसलिए 1 अप्रैल को जो रोकड़ दी है क्या है, प्रारंभिक रोकड़ कहलाने, ठीक। तो 4000 रुपये। वर्ष 2016 में प्राप्त प्रवेश शुल्क, ठीक, कितना है, 600 रुपये। प्राप्त चंदे वर्ष 2017 में प्राप्त चंदे दिए हुए हैं 1000 रुपये। 2016-17 में वर्ष 2015-16 हेतु प्राप्त 200 रुपये, मतलब 2017 में आपको 2015-16 का चंदा मिला पिछले साल का। वर्ष 2016-17 में किराया चुकाया, मतलब इस साल चालू वर्ष मैंने क्या दिया, किराया कितना, 150। पुस्तकें खरीदी कितने की, 1100 रुपए की। समाचार पत्र कितने के हैं आपके, 500 रुपए के। वेतन कितना है, 500 रुपए। तो इस तरीके से आपको इस सूचनाएं दी हैं, इससे हमें क्या तैयार करना है, प्राप्ति भुगतान खाता। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से आप क्वेश्चनों को समझेंगे। यहां हम इसको बनाते हैं प्रारूपिक। लेफ्ट हैंड साइड आपका प्राप्ति पक्ष कहलाता है। और राइट हैंड साइड क्या कहलाएगा, आपका भुगतान पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाएगा, आपका प्राप्ति। राइट हैंड साइड क्या कहलाएगा, आपका भुगतान। तो ये आपकी राशि के कॉलम। सबसे पहले हम प्राप्ति भुगतान खाते में ऊपर हेडिंग डालेंगे, और जो आपकी डेट है वो ऊपर ही एक बार लिख दी जाती है, अलग अलग डेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार। तो यहाँ पर हेडिंग में क्या लिख देंगे हम, प्राप्ति एवं भुगतान खाता 31 मार्च 2016-17, ठीक है। हम कब का बना रहे हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता 31 मार्च 2016-17। आप 2017 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मार्च में खत्म होगा तो 2017 ही लिखेंगे, लेकिन 16-17 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 16 में 1 अप्रैल को चालू हुआ और 17 में 31 मार्च को ही खत्म होगा। तो आपका बाएं पक्ष जो है वो किस चीज का है, प्राप्ति का ना। दायां पक्ष जो है राइट हैंड साइड वाला वो क्या कहलाना, भुगतान का। मतलब डेबिट प्राप्ति है और क्रेडिट क्या आपका भुगतान। सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाते में हम प्रारंभिक रोकड़ चीज से इसको चालू करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम डेबिट में प्रारंभिक शेष, ठीक। रोकड़ का शेष देखेंगे कि हमारे पास प्रारंभिक शेष कितना है, तो देखो यहाँ पर ये लिखा है हस्तस्थ रोकड़, मतलब प्रारंभिक शेष कितना है, 4000। हमने डेबिट में लिख दी 4000। अब एक एक मत पढ़ना, क्रम से जैसे सवाल दिया वैसे हम पढ़ते चलेंगे और उसको लिखते चलेंगे।
तो प्रारंभिक रोकड़ शेष लिखी हमने। फिर देखो सेकंड क्या लिखा है इसके बाद, वर्ष 2016-17 में प्राप्त प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क हमें क्या हो रहा, प्राप्त हो रहा, पैसा संस्था में क्या हो रहा, आ रहा है। संस्था में आ रहा है इसलिए उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। पैसा आए यदि संस्था में तो हमें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, और संस्था से यदि पैसा जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो क्योंकि हमें प्रवेश शुल्क क्या हुआ, प्राप्त, और हमने अभी पढ़ा था ना कि प्राप्ति की मदें, गैर व्यापारिक संस्थाओं की प्राप्ति की कौन कौन सी मदें होती हैं। तो हमने आपको बताया ना, प्रवेश शुल्क, दान, सहायता, चंदा, वार्षिक शुल्क, सदस्यता शुल्क, ये सब चीजें हमने आपको पढ़ाई थी, विनियोग से आए। तो यहाँ पर प्रवेश शुल्क है, प्राप्ति में लिख देंगे प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क कितना प्राप्त हुआ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 600 रुपये, तो यहाँ हम लिख देंगे 600 प्रवेश शुल्क। आगे देखो क्या लिखा है, चंदा प्राप्त। अगला पॉइंट क्या दिया है, चंदा प्राप्त। प्राप्त हो रहा है इसलिए कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट में, तो यहाँ लिखेंगे चंदा। बस इतना ही लिखना, उसका नाम चंदा लिख दो आप। कितना है चंदा प्राप्त हुआ, 1000 रुपये। अब चंदे में भी देखो ने दो तीन, मतलब पिछला भी मिला है और चालू वर्ष का। तो ये चालू वर्ष का कितना है, 2016-17 का 1000, तो यहाँ लिख देंगे अपन 2016 और 17 का कितना है, 1000 रुपये। एक और दिया हुआ है वर्ष 2015-16 का, तो यहाँ लिख देंगे 2015 एवं 16, कितना मिला हुआ 2015-16 का, 200 रुपये। और वर्ष 2016-17 में किराया, तो किराया छोड़ दो अभी। चंदा हमें 2 सालों का चंदा मिला है, एक तो पिछले वर्ष का चंदा मिला है और एक चालू वर्ष का। तो अभी हमने प्राप्ति भुगतान खाते की मद देखी कि उसमें आशय में कि चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, यदि प्राप्त हो रहा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, प्राप्ति पक्ष में। दोनों का टोटल कर देंगे, 1000 और 200 कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। यहाँ लिख देंगे हम 1200 रुपये। अगला आगे देखो लिखा हुआ है वर्ष 2016-17 में किराया चुकाया, कितना किराया दिया है, यहाँ पर ये लिखा है 150 रुपये। किराया कितना दिया है, 150। तो पैसा आप संस्था से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो हम कहाँ लिखेंगे, भुगतान पक्ष में, मतलब क्रेडिट साइड, यहाँ लिखेंगे किराया। कितना पैसा दिया, 150, एक किराया दिया। किराए के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, पुस्तकें खरीदी। अब जब संस्था पुस्तकें खरीदी तो उसमें भी पैसा क्या होगा, जाएगा। तो पुस्तकों के लिए भी अपन भुगतान में लिखेंगे पुस्तक या पुस्तकें। कितने की खरीद ली, 1100 रुपये की, तो 1100 रुपये लिख दो यहाँ पर पुस्तकें। अगला क्या दिया है, समाचार पत्र, मतलब समाचार पत्र भी क्या किए, खरीदे हैं। व्यय की मदों में अपन ने पढ़ा था ना, समाचार पत्र, अखबार, तो ये सब व्यय की मद है, तो भुगतान में लिखेंगे अपन यहाँ पर समाचार पत्र। और समाचार पत्र कितना है, 500 रुपये। अगला क्या दिया है, वेतन। तो वेतन भी इन संस्थाओं की व्यय की मदें हैं। वेतन में पैसा खर्च होता है तो अपन कहाँ लिखेंगे, भुगतान साइड या क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे अपन वेतन। वेतन कितना है, 500। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हमें बस ये करना है कि डेबिट पक्ष में हमेशा प्राप्ति पक्ष का योग ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम डेबिट पक्ष मतलब प्राप्ति पक्ष का टोटल करेंगे। इनका टोटल करते हैं तो कितना आएगा, 5800 रुपये डेबिट का आ जाएगा। इस 5800 में से हम क्रेडिट पक्ष का जो भुगतान हमने किया उसको हम माइनस कर देंगे। तो क्रेडिट पक्ष का भुगतान देखो टोटल इनका करोगे तो कितना आएगा आपका, 2250 रुपये। 150, 1100, 500 और 500, इन सब का टोटल करोगे तो कितना आएगा आपका, 2250। हम इसमें से माइनस कर 2250 क्या करेंगे यहाँ से माइनस। तो कितना बचा आपके पास शेष, 3550। यहां लिखेंगे हम भुगतान पक्ष में अंतिम शेष 3000
550 और दोनों का टोटल बराबर कर देंगे 5000। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके और हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये आपका शिवलाल की बुक का ही सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें क्या है। 1 अप्रैल 2017 को नव जागृति मंडल का प्रारंभिक शेष 8,000 रुपये था। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्न व्यवहार हुए। एक कौन कौन से व्यवहार हुए हैं देखेंगे। चालू वर्ष का चंदा प्राप्त 35,000 रुपये। आगामी वर्ष का चंदा प्राप्त 1,000 रुपये। आजीवन सदस्यता शुल्क 6,000 रुपये। विनियोग किया 25,000 रुपये। उपस्कर खरीदा, उपस्कर मतलब फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदा कितना है 3,000 रुपये। खेल का सामान खरीदा 3,000 रुपये। सामान्य व्यय 5,500। आदित्य व्यय 300 रुपये। उपस्कर पर हिरास 10%। तो यहाँ पर हम आपको बता दें जो आदित्य व्यय है और उपस्कर पर हिरास ये समायोजन है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। हिरास, आदत्त व्यय, पूर्दत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, ये क्या कहलाते हैं, समायोजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार की समायोजनों का प्रयोग यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं करते। प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजनों का प्रयोग नहीं होता है। सब क्या देखते हैं, यदि पैसा जा रहा है तो उसको लिखेंगे और पैसा आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे। तो इसमें फिर से हम प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करते हैं। देखें यहाँ पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ये डेबिट का क्या होगा, प्राप्ति पक्ष राशि। यहाँ पर क्या आएगा, भुगतान पक्ष, यहाँ पर राशि। तो पहला अपना नियम है कि प्राप्ति भुगतान खाता सबसे पहले हम प्रारंभिक रोकड़ शेष से चालू करते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास प्रारंभिक रोकड़ शेष कितनी है। तो यहाँ पर देखो लिखा होगा प्रारंभिक शेष 8,000 रुपये ना। आप चाहो तो डेट डाल सकते हो 31 मार्च 2018। तो हम प्राप्ति भुगतान खाता तैयार कर रहे हैं। तो प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे सबसे पहले प्रारंभिक शेष रोकड़ का या बैंक का। दोनों दिए तो दोनों भी लिखेंगे, यदि एक दिया तो से एक लिखेंगे। तो रोकड़ का शेष कितना है 8,000। दूसरा अब लिखा है चालू वर्ष का चंदा प्राप्त। तो यहां पर लिखेंगे हम प्राप्ति पक्ष में, क्योंकि चंदा हमें प्राप्त हो रहा है, पैसा संस्था में आ रहा है, इसलिए कहां लिखेंगे, डेबिट में। चालू वर्ष का चंदा प्राप्त। तो यहां पर चंदा 2-3 प्रकार का दिए, हम सभी लिखेंगे। तो पहला यहां लिखेंगे चालू वर्ष चंदा। चालू वर्ष का कितना मिला है, ये लिखा है 35,000 रुपये। फिर अगला क्या मिला है आपको, आगामी वर्ष का चंदा प्राप्त कितना, 1,000 रुपये। तो यहां लिख देंगे अग्रिम, आगामी मतलब अग्रिम। अग्रिम चंदा कितना मिला, 1,000। तो इस तरीके से टोटल चंदे के 36,000 रुपये प्राप्त हो गए। चंदे से हमें कितना प्राप्त हुआ इस वर्ष, 36,000 रुपये। हमें इससे कोई भी मतलब नहीं होता है कि आय किस वर्ष की है, हमें प्राप्त हो रही तो हम यहाँ लिखेंगे, और भुगतान कर रहे हैं तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, चाहे वो पिछली वर्ष का मिले, इस वर्ष का मिले, या आने वाले वर्ष का। प्राप्त हुआ है तो आप प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे, इतना आपको ध्यान रखना। चंदे के बाद देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आजीवन सदस्यता शुल्क। ऐसे व्यक्ति जो संस्था में कहते हैं कि हमसे एक बार आप पैसा ले लो और फिर कभी भी पैसा नहीं मांगना जिंदगी भर, तो इस तरीके का शुल्क जब सदस्यों द्वारा दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। तो ये भी इनकी प्राप्ति पक्ष में लिखी जाती है, क्योंकि आय की मद है। तो यहाँ लिखेंगे आजीवन सदस्यता शुल्क।
और इस शुल्क जो इनको प्राप्त हुआ है वो कितना है, 6000। अगला, विनियोग किया। विनियोग किया मतलब विनियोग खरीदे। अब विनियोग खरीदे हैं तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे विनियोग। और विनियोग जो खरीदा है वो कितना है, 25,000। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा, उपस्कर खरीदा मतलब फर्नीचर खरीदा। इसमें भी पैसा जा रहा है तो कहां लिखेंगे हम, भुगतान पक्ष में। उपस्कर कितने का खरीदा, उपस्कर 3000 रुपये। सिंपल सी बात है, पैसा आएगा तो कहां लिखना है, प्राप्ति पक्ष में, और पैसा जा रहा है तो कहां लिखना है, भुगतान पक्ष में। अब अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ, खेल का सामान खरीदा मतलब पैसा जा रहा है संस्था, तो कहां लिखना है, भुगतान पक्ष में, खेल सामान। कितने का खरीदा खेल सामान, 3000 रुपये। सामान्य व्यय मतलब कुछ खर्च किए होंगे ने, वो भी कितने हैं आपके, 5500, भुगतान पक्ष में आएगा सामान्य व्यय। ₹5,500 ये आपका सामान्य व्यय। फिर आदित्य व्यय समायोजन होती, इसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ना तो इसमें पैसा जा रहा है ना आ रहा है। ऐसे ही आपका उपस्कर मतलब फर्नीचर पर ह्रास, ये भी समायोजन है, गैर रोकड़ मद होती है, इसलिए इसको भी यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ टोटल करना है। हम सबसे पहले डेबिट का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा आपका, 0 0। 50,000 रुपये कितना आएगा आपका, 50,000। अब 50,000 रुपये में से खर्च कितना कर दिया, भुगतान पक्ष का टोटल हम माइनस कर दें, इनका सबका टोटल करेंगे तो देखो कितना आएगा, 36,500 रुपये। कितना है, 36,500 रुपये ने खर्च कर दिए। तो 50,000 में से 36,500 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 0 0 5 3 1। ये बचा आपका 13,500 अंतिम शेष, यहां लिखेंगे हम अंतिम शेष। टोटल कितना है, 13,500। टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50। तो ये हमारा आज का सवाल कंप्लीट हुआ। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और डेमो क्लासेस आप पूरी कंप्लीट करें। 5-7 आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। और यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे हमें संपर्क कर सकते हैं। 7 क्लासों के बाद आपको 100 रुपीज़ पर मंथ की चार्ज पर आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जो आपको हमारे कोचिंग के ऐप पर मिलेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।